Hello students, in this video we will revise chapter number 4 climate. Climate refers to the sum total of the weather condition and variation over a large area for a long period of time more than 30 years. तो स्टूडेंट्स क्लाइमेट का मतलब होता है जब हम कहते हैं कि जो वेदर है हमारा उसका सम टोटल निकालते हैं कि वेदर की क्या कंडीशन है, वेदर में कितना चेंजेस है, और एक बहुत लंबे समय के लिए जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक एक एरिया का क्लाइमेट जो है आपका वेदरी बहुत ज़्यादा रेनी है, बहुत ज़्यादा सनी है, तो तब हम कहते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। सम टोटल ऑफ वेदर मतलब वेदर कंडीशन अलग अलग हो सकती है, फर्स्ट वेदर, एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, और साथ ही साथ हम उसको एक बहुत लंबे पीरियड के लिए देखेंगे। वेदर का मतलब होता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया। किसी भी एरिया का जो एटमॉस्फेयर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का हम किसी एरिया का एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आज वेदर जो है बहुत क्लाउडी है, आज वेदर जो है बहुत ज़्यादा सनी है, या 2 दिन से बारिश हो रही है, या 2 दिन से बहुत क्लाउडी हो रहा है, या वेदर बहुत ज़्यादा आपका मॉइस्चर है। हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि 2 दिन से क्लाइमेट ऐसा है या 2 दिन से क्लाइमेट में रेन हो रहा है, हम वेदर कहते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के सेम ही होते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशन। जैसे क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या हो गया कि तापमान हो गया, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, दबाव है, विंड हवा हो गई, ह्यूमिडिटी, पर्सिपिटेशन, वाटर वेपर, एलिमेंट सेम ही होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती, एक दिन में भी फ्लक्चुएट कर जाएंगी। हो सकता है सुबह अगर आपको अच्छा सा साफ स्काई दिख रहा है, एकदम साफ मौसम है, तो शाम तक होते होते क्लाउड सा हो गए और बारिश होने लगे। बट देर इज़ अ कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन ये कॉमन एक पैटर्न हमको कुछ वीक्स या कुछ हफ्ते तक के लिए देखने को मिल सकता है। या तो दिन आपके डे हॉट या कूल हो सकते हैं, या बहुत हवा चल रही होगी, अब एकदम शांत होगा, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी, या तो बहुत ब्राइट डे होगा, या तो वेट और ड्राई डे हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो हमने एक जनरलाइज व्यू निकाल लिया है कि पूरे महीने की एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हुए हमने ईयर को सीजन्स में बांट लिया है, विंटर, समर और रेनी। जो हमारा वर्ल्ड है स्टूडेंट्स वो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है और ऐसा क्यों है? तो इसी चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं। द वर्ड मानसून, मानसून जो शब्द है स्टूडेंट्स वो एक अरेबिक शब्द है जो कि मौसम से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। और मानसून का मतलब होता है द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, कि किसी भी ईयर में जब विंड का, हवा का सीजनल रिवर्सल होता है, सीजन के चेंज होते ही विंड का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसे हम मानसून कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट को हमने मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा है। और इस तरीके का क्लाइमेट हमें ज़्यादातर, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट में देखें तो साउथ और साउथ ईस्ट के पार्ट में इस तरीके का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। Despite on overall unity in general pattern, there is a perceptible regional variation in climatic variation within the country. लेकिन अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो हमें बहुत जगहों पर क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे हम 2 एग्जाम्पल लेके के चल रहे हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा पर्सिपिटेशन। और हम देखेंगे कैसे टेम्परेचर भी अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग मिल सकता है और रेनफॉल भी अलग अलग मिल सकती है। काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए समर में क्या होता है कि अगर हम राजस्थान के डेजर्ट एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे तो हमें टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाएगा। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकता है, वहाँ इतना टेम्परेचर गिरा हुआ है। अगर हम विंटर नाइट्स की बात करें कि जाड़े के नाइट्स हैं, रातें हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो टेम्परेचर है माइनस तक चला जाएगा। तो उसी जगह पे त्रिवेंद्रपुरम की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। कुछ जगहों पर डे और नाइट, दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि थार डेजर्ट जो कि हमारे वेस्ट साइड में है, वहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तो रात तक वो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और उसी जगह पे अगर हम अपने आइलैंड एरियाज़ की तरफ चले जाएं, या फिर जो एरियाज़ आपके साउथ की साइड में है, स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी है, सी है, तो वहाँ पे डे और नाइट का टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ के पास में है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा किसका है? पर्सिपिटेशन का है, वाटर ड्रॉपलेट्स का है।
तो ये वेरिएशन हमको सिर्फ फॉर्म में नहीं बल्कि टाइप में भी देखने को मिलेगी, अमाउंट में देखने को मिलेगी कि कहीं कहीं पे तो बारिश बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत ही कम। जैसे अगर हम हिमालयाज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे पर्सिपिटेशन कैसे देखने को मिलेगा, स्नोफॉल के फॉर्म में कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, और बाकी कंट्री में हमें रेन देखने को मिल सकती है। तो जो सालाना जो बारिश होती है वो कहीं कहीं पे तो 400 सेंटीमीटर तक है, तो किसी किसी जगह पे 10 सेंटीमीटर से भी कम है। इंडिया को अपनी मोस्ट ऑफ रेनफॉल जो रिसीव होती है वो जून टू सितंबर के महीने में होती है, लेकिन हमारे कुछ पार्ट्स हैं इंडिया के जैसे तमिलनाडु, तो उसे अपनी रेनफॉल मिलती है किस मंथ में, अक्टूबर टू नवंबर। कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही वेरिएशन कम होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर, तो जो हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो हमें इंटीरियर ऑफ द कंट्री, कंट्री के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंट्री के जो कोस्टल एरियाज के पास में जो स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया में नदर्न प्लेन लाई करता है, और हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो रेनफॉल क्या होगी, डिक्रीज होगी, गिरते हुए क्रम में होगी। Now these variations have given rise to variety in the lives of the people in terms of the food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live in. तो इस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, इस वेरिएशन की वजह से लोगों के खाने पहनने और हर चीज घरों में रहने के तरीकों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ क्लाइमेट कंट्रोल, स्टूडेंट किसी भी एरिया किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं। अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी प्लेस की बात कर रहे हैं। तो उसको क्लाइमेट को कंट्रोल करने के कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसे कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, ओशन करंट और रिलीफ फीचर। स्टूडेंट अर्थ के कर्वेचर की वजह से सोलर एनर्जी जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती है। जैसे जहाँ पर हमारा इक्वेटर है तो सन रेज अगर हम देखें तो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वो एरिया कैसा होगा, वो एरिया होगा वार्म होगा। और जिस एरिया पे आपका सोलर रेज डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं तो वो एरियाज क्या होंगे, आपके थोड़ा सा कूल होंगे। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा आपका अर्थ से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो लैटिट्यूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस, क्लाइमेट में अंतर आता है, चेंज इफेक्ट पड़ता है। एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब दूसरा फैक्टर एल्टीट्यूड है, जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाएंगे एटमॉस्फेयर उतना ज़्यादा क्या होगा, डेंस होता जाएगा और टेम्परेचर गिरता जाएगा। इसीलिए तो आप देखिए स्टूडेंट, जो हिली एरियाज होते हैं वो कूल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर होते हैं, हायर एल्टीट्यूड हायर हाइट पर होते हैं। तो जितना आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर नीचे गिरेगा, टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। किसी भी एरिया का क्लाइमेट में चेंज लाने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रेशर और विंड। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तो प्रेशर और विंड की वजह से क्या होता है, क्या चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और रेनफॉल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर और विंड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सन है, ये आपका अर्थ है, यहाँ पर क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर सन रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं। अब ये एरिया आपका क्या है, पोलर रीजन है, तो ये कैसा एरिया होगा, यहाँ पे तो रेज डायरेक्ट नहीं जा रही है तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर एरिया हो गया। तो सन रेज क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही है तो ये कैसा एरिया, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे आपकी डायरेक्ट नहीं है तो क्या है, इक्वेटर आपका लो प्रेशर है। तो विंड्स कैसे मूव करती हैं स्टूडेंट्स विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो प्रेशर और विंड भी जो होती है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब हो गया कि समुद्र से आप कितना दूर हैं, आपका एरिया कितना दूर है। तो सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के ऊपर सी का एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम सी से समुद्र से दूर होते जाते हैं तो वो मॉडरेट, वो अच्छा सा इन्फ्लुएंस जो होता है वो कम होने लगता है। इसीलिए तो देखिए जो स्टूडेंट्स एरिया जो सी एरिया के पास रहते हैं उनको बहुत अच्छा वेदर कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप
इंडिया के अंदर के स्टेट्स की बात कर ले, जैसे दिल्ली विल्ली जो सी से बहुत दूर है, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है क्लाइमेट में। अगर ठंडक है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, गर्मी पड़ रही है तो बहुत गर्मी पड़ जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन को क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटैलिटी, कि समर में गर्म है तो बहुत ज़्यादा गर्म और जाड़ों में ठंडी है तो बहुत ज़्यादा ठंडी। इसको भी हम एग्जाम्पल को हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका सी है, समुद्र है, एक जगह समुद्र के पास में है, एक समुद्र से बहुत दूर है। तो जो वाटर बॉडी के पास एरिया होगा, जो लैंड एरिया होगा, तो वहाँ पे कैसा अच्छा सा वेदर होगा, प्लेजेंट वेदर होगा। लेकिन जो एरिया आपका समुद्र से बहुत दूर है, जो एरिया प्लेस जो है बहुत दूर है, तो वहाँ पे कंडीशन कैसी होंगी, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी। टेम्परेचर में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा, और इसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओशन करंट। ओशन करंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जब वाटर मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो उसे हम ओशन करंट कहते हैं। ओशन करंट स्टूडेंट्स हॉट भी हो सकती है और कूल भी हो सकती है। ओशन करंट अलॉन्ग विद द ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। तो जो अगर ओशन करंट आपकी हॉट होगी तो भी वो आपके कोस्टल एरिया पे असर डालेगी, और अगर ओशन करंट आपकी ठंडी होगी तब भी वो इस एरिया के कोस्टल एरिया पे असर डालती हुई जाएगी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो क्लाइमेट पे जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है, वो है आपके रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर्स की बात हो रही है, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हाई माउंटेन्स जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक बैरियर की तरह रुकावट का काम करते हैं। वो बहुत ही ठंडी हवा या बहुत ही गर्म हवा को कंट्री में एंटर नहीं करने देते हैं। दे में ऑल्सो कॉज precipitation इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड। साथ ही साथ अगर माउंटेन्स आपके इतने ऊंचे हैं और वहाँ पे अगर हवा ऐसी चल रही है जो कि बारिश करा सकती है, तो ये माउंटेन precipitation बारिश भी करा देते हैं। और जो माउंटेन का लीवर्ड साइड होता है वो ड्राई रहता है। क्यों? क्योंकि पूरी बारिश तो आपकी विंडवर्ड साइड हो चुकी है। अब ये विंडवर्ड और लीवर्ड साइड क्या होता है, इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया आपका माउंटेन का, फॉर एग्जांपल आपका ये एक माउंटेन है, ठीक है। अब जिस एरिया पे बारिश सारी हो गई है आपकी, तो वो क्या कहलाया जाएगा, विंडवर्ड साइड। अब पूरी बारिश तो इधर ही हो गई है, तो बारिश को इधर जाने का तो मौका ही नहीं मिला। तो जो एरिया जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है उसे लीवर्ड साइड कहते हैं। ये कैसा रहेगा, ये ड्राई रहेगा। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अब हम ये पढ़ेंगे जो इंडिया के क्लाइमेट पे असर डाल रहे हैं। सबसे पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लैटिट्यूड का मतलब होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो आपकी इस तरीके से दी हुई हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। इंडिया हमारा किस लैटिट्यूड में लाई करता है, इंडिया हमारा 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री लैटिट्यूड में लाई करता है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे इंडिया को 2 पार्ट में बांटता है, वो कहाँ से पास होता है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर ईस्ट तक, मिजोरम के ईस्ट तक, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है। तो हमारी हाफ कंट्री कहाँ लाई कर रही है, हमारी हाफ कंट्री तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई कर रही है, जो कि कैसा एरिया है, वो ट्रॉपिकल एरिया है। और जो रिमेनिंग एरिया है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक, और जो इंडिया का ऊपर का पार्ट है, नदर्न पार्ट है, वो कहाँ लाई करता है, वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इसीलिए इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में हमें दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। देखिए इसको, अगर आप मैप में देखो, ये देखो, ये इंडिया है आपका, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो आधा पार्ट इंडिया किधर आ रहा है, साउथ में आ रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आ रहा है। और आधा पार्ट इंडिया का नदर्न हेमिस्फीयर का देखिए ऊपर का किधर जा रहा है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो इंडिया में हमें दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया लैटिट्यूड। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, हम यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने की वजह से एयर क्या होगी, लेस डेंस होगी। और इसीलिए अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, जो हिली एरियाज होते हैं वो आपके कूल होते हैं। विद द इंक्रीज इन द हाइट टेम्परेचर फॉल्स।
यहाँ पे देखिए इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया में जो माउंटेन्स होते हैं नॉर्थ में वो बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है। और इन ऊंचे माउंटेन्स की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि जो सेंट्रल एशिया से हवाएं चलती हैं हमारे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाती इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से। नाउ नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रेशर एंड विंड। किसी भी एरिया का जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है वो क्लाइमेट के ऊपर असर डालता है, ये भी हमने पढ़ा था। उसी तरीके से इंडिया में भी क्लाइमेट के ऊपर जो असर पड़ता है वो प्रेशर और विंड का पड़ता ही पड़ता है। अब इसके 3 मेजर फैक्टर हैं। पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहला फर्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स आपको याद करनी है वो ये है कि इंडिया हमारा किस रीजन में लाई करता है, वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में लाई करता है। स्टूडेंट विंड जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ से चलती है, वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि विंड नॉर्थ ईस्टर्ली है, तो ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ से विंड चलेगी तो क्या कहलाई जाएगी? नॉर्थ विंड। अगर साउथ से विंड आ रही है तो साउथ विंड, अगर ईस्ट से आ रही है तो ईस्ट विंड। तो हम क्या कह रहे हैं, इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ और ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से विंड जो चल रही हैं वहां कहीं पे हमारा इंडिया लाई करता है। तो इंडिया किस रीजन में लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में। अब ये विंड ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये विंड ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से आती हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये ग्लोब है आपका, ठीक, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब ये पार्ट हमारा क्या है? ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये विंड कहाँ से आती हैं? हाई प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर आपका यहाँ पे सन है, रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो ये एरिया क्या होगा आपका? ये एरिया आपका लो प्रेशर का होगा, ठीक है। तो और ये आपका पोलर रीजन है, ठंडा रीजन है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो आपकी विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, तो ये आपकी कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं? ये विंड आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हो रही हैं और ओरिजिनेट होते हुए ये आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि विंड हमेशा कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और दूसरा, इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जोन में लाई करता है। Now these winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. Now they blow south. अब ये विंड जो है, जो आ रही है, जो विंड यहाँ से आ रही है, अब ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट। अब ये विंड राइट की तरफ मुड़ जाती है कोरोलिसिस फोर्स की वजह से, एंड मूव ऑन टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और ये जहाँ पे लो प्रेशर होगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर मतलब इक्वेटर के पास जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा उस तरफ मुड़ जाएगी। और इन विंड्स में स्टूडेंट्स कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, कोई भी मतलब नमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये लैंड से ओरिजिनेट होकर आ रही है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप में, तो मैप में अगर हम देखेंगे तो किसी भी तरीके का उस एरिया में जहाँ पे इंडिया लाई करता है उसके ऊपर वहाँ पे कोई ओशन नहीं है। तो जब हवाएं लैंड से चल रही है तो वहाँ पे कोई मॉइस्चर तो है नहीं, तो वो कोई रेन तो लेके आएगा नहीं। जब रेन लेके नहीं आएगा तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? इंडिया का क्लाइमेट तो एरिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में तो बहुत बारिश होती है। अब ये क्यों होती है हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कोरोलिसिस फोर्स को पढ़ना है कि कोरोलिसिस फोर्स होता क्या है, जिसकी वजह से विंड अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। विंड अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर देती है? विंड अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करती है कि अगर विंड आपकी चल रही है तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड आपकी राइट की तरफ मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। अब कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है? कोरोलिसिस फोर्स का मतलब ये होता है कि ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। कोरोलिसिस फोर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? विंड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये विंड को, हवा को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मोड़ देता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है। अब ये कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? आपकी सरफेस विंड है, मतलब जो ज़मीन से हवाएं उड़ रही हैं। तो विंड आपकी कैसे आ रही थी? ये नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्ट विंड ऐसे चल रही है, ऐसी चलनी चाहिए थी। विंड ऐसे इस एरिया में ये लाई करता है इंडिया।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेटर के पास क्या होगा, लो प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। तो विंड कैसे चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे चलेगी ना, ऊपर से नीचे। लेकिन विंड तो डिफ्लेक्ट कर जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, किधर, राइट की तरफ। हम विंड के डायरेक्शन से देखेंगे, हम अपना राइट एंड लेफ्ट नहीं देखेंगे कि हमारा ये राइट है ये लेफ्ट है, नहीं, हम विंड का डायरेक्शन की तरफ से देख रहे हैं कि अगर विंड ऐसे आ रही है तो विंड का राइट क्या होगा, विंड का राइट ये होगा, और विंड के लेफ्ट क्या होगी, ये होगी। अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर से ऐसे आ रही है तो विंड ऐसे आ रही है तो विंड का राइट क्या होगा, ये, और विंड का लेफ्ट क्या होगा, ये। तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड किधर मुड़ जाएगी, ऐसे इधर मुड़ जाएगी। देखिए विंड इधर मुड़ रही है, ऐसे मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो विंड आपकी, मैंने कैसे बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, अब इस तरफ हाई प्रेशर है, तो विंड ऐसे मूव कर रही है। तो विंड की निब को पकड़ना है, जो पॉइंट है। तो विंड अब आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ डिफ्लेक्ट करती है, किस तरफ मुड़ जाती है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। तो इस तरह से हम कोरोलिसिस फोर्स विंड के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के पास में हम देख रहे हैं लो प्रेशर है, तो विंड को ऐसे आना चाहिए, ऐसे की तरफ। लेकिन अब विंड आ कैसे रही है, विंड इधर राइट की तरफ मुड़ जा रही है। अब राइट की तरफ मुड़ जा रही है का मतलब क्या है, क्योंकि कोरोलिसिस फोर्स है वहाँ पे। कोरोलिसिस फोर्स की वजह से विंड जो है आपकी पूरी तरीके से राइट की तरफ मुड़ रही है। विंड का डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन कोरोलिसिस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ स्टूडेंट रोटेट कर रही है इस समय, उसी साथ में विंड भी रोटेट कर रही है, तो अर्थ की जो स्पीड है और विंड की स्पीड है, दोनों की स्पीड में अंतर होता है। तो इस अंतर की वजह से क्या होगा, विंड आपकी क्या है, राइट की तरफ मुड़ जाती है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड किधर मुड़ जाएगी, लेफ्ट की तरफ से। हम अपना राइट एंड लेफ्ट नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम विंड के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो विंड अगर ऐसे आ रही है तो उसका राइट क्या होगा, ये होगा, और विंड अगर ऐसे आ रही है तो विंड का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो इसीलिए कोरोलिसिस फोर्स की वजह से विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाई। अब विंड, अब हमने पढ़ा था कि इंडिया का क्लाइमेट तो एरिड होना चाहिए, लेकिन एरिड क्लाइमेट तो है नहीं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि इंडिया का जो प्रेशर और विंड सिस्टम है बहुत ही अलग होता है। अब वो अलग कैसे है, विंटर में क्या होता है कि हिमालयाज के पास हाई प्रेशर होता है, ठीक। अब हाई प्रेशर है तो जो यहाँ से हवाएं चलेंगी वो कैसी होंगी, वो तो कोल्ड होंगी, ठंडी होंगी, इस रीजन से चलेंगी, और किस तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, लो प्रेशर आपका ओशन, समुद्र में बन रहा है। समर में क्या होगा, गर्मियों में ये होगा कि लो प्रेशर कहाँ बनेगा, हमारे इंटीरियर कंट्री के अंदर बन रहा होगा, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जो जहाँ पे स्टेट्स लगते हैं वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा होगा। अब क्या है, दिस कॉज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग दिस समर। अब क्या होगा, पूरी की पूरी विंड के डायरेक्शन का रिवर्सल चेंज हो जाएगा समर में। एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, अब एयर मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। तो हाई प्रेशर एरिया से अब विंड कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया। अब लो प्रेशर एरिया आपका कहाँ पे था, लो प्रेशर एरिया आपका कंट्री के अंदर में है, और हाई प्रेशर कहाँ पे, इंडियन ओशन में है। तो इंडियन ओशन में जब हाई प्रेशर है तो जब हवाएं ओशन से चलेंगी तो उनमें तो मॉइस्चर होगा, जब वो बहुत सारा मॉइस्चर लेके कंट्री के में एंटर करेंगी तो क्या कराएंगी, बारिश कराएंगी। और क्योंकि ये हवाएं आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, इसीलिए हम इसे साउथ वेस्ट मानसून विंड के नाम से जानते हैं। और ये विंड्स क्या होती हैं, ये विंड्स हमारी एंटर करते ही इंडिया में क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं। इसको भी एक डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। समर के टाइम पे क्या होता है, लैंड पे लो प्रेशर होता है और वाटर बॉडी में हाई प्रेशर होता है। तो विंड आपकी इस डायरेक्शन से जब पानी से उठ के लैंड की तरफ जा रही है तो ये तो मॉइस्चर लेके जाएंगी ना, तो क्या होगा, बारिश होगा। और विंटर में इसका जस्ट उल्टा होगा। विंटर में क्या होगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से चल रही इसीलिए हम इसे कह रहे हैं साउथ वेस्ट विंड। अब विंटर में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, लैंड तो कूल डाउन हो जाएगी, लैंड तो आपकी क्या होगी, हाई प्रेशर एरिया होगी, लैंड आपकी ठंडी हो जाएगी। लेकिन पानी आपका क्या होता है, पानी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पानी ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। लेकिन लैंड की प्रॉपर्टी ये होती है, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है।
तो अब विंटर के टाइम में लैंड आपकी क्या है, आपकी कूल डाउन हो चुकी है और हाई प्रेशर बना चुकी है, और वाटर बॉडी जो है आपकी लो प्रेशर है। अब हवाएं कैसे चलेंगी, लैंड से सी की तरफ चलेंगी। तो लैंड से चल रही है तो इसमें क्या है, कोई मॉइस्चर तो है नहीं, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो ये ड्राई विंड्स हैं। अब ये ड्राई विंड्स अब ये कहाँ से कहाँ चल रही है, नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शन से मूव करती हुई ये सी की तरफ जाएगी। तो इसीलिए इंडिया का प्रेशर और विंड सिस्टम इतना यूनिक है, इसीलिए इंडिया में बारिश होती है, इंडिया का क्लाइमेट एरिड नहीं है। थैंक यू।